बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस की हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस है क्या? ये वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज बनता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स कह लें या आप प्रिकर्सर्स कह लें, ठीक है। ये अब नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? इसमें हमारे पास है लैक्टेट, पायरुवेट, ग्लिसरॉल एंड अमाइनो एसिड। जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है, इसे आप ये भी कह सकते हैं ये ग्लाइकोलिसिस का एक रिवर्स प्रोसेस है। ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास क्या होता है? ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमारे पास क्या हो रहा है? पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में। और ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस ज़्यादातर हमारे पास होता है लीवर और मसल सेल्स में। और ये प्रोसेस हमारे पास कार्डिक और ब्रेन सेल्स में नहीं होता। ये प्रोसेस हमारे पास लीवर और किडनी सेल में होता है, कार्डिक, ब्रेन सेल्स और मसल सेल्स में नहीं होता। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया। हमारे पास जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है वो लीवर, किडनी एंड मसल सेल्स में होता है, जबकि हमारे पास जो कार्डिक और ब्रेन सेल्स हैं उनमें ये नहीं होगा। अब किडनी, लीवर और मसल सेल्स में क्यों होता है, उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि और इसमें ना होने की रीज़न क्या है? जो कार्डिक और ब्रेन सेल्स हैं इसमें ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज एक्टिविटी जो होती है वो नहीं होती, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ग्लूकोज होता है इन टिश्यू में वो यूटिलाइज नहीं होता ब्लड ग्लूकोज सप्लाई के लिए। और जो लीवर और किडनी या मसल सेल्स में हमारे पास ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है, वो जब हमें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो शिफ्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। अगर हमारे पास ग्लूकोज की एडिक्वेट अमाउंट हो जाती है देन। लेकिन अगर इसमें ग्लाइकोलिसिस होती है तो हमारे पास 6-फॉस्फेटेज एक्टिविटी हमारे पास नहीं होगी। मतलब हम जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम यूज़ हो रहा होता है उसे हम कहते हैं ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज, ठीक है। इस वजह से इनके पास इन सेल्स में एक्टिविटी नहीं होती, इसकी वजह से जो हमारा ग्लूकोज है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो पाथवे है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये पार्शली माइटोकॉन्ड्रियल है एंड पार्शली साइटोप्लाज्मिक है। इसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास कुछ एंजाइम जो होते हैं साइटोप्लाज्म में होते हैं, कुछ हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं जो इस सारे प्रोसेस में यूज़ हो रहे होते हैं। जो हमारे पास स्टेप 1 और स्टेप 10 है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और जो स्टेप 2 से स्टेप 9 है वो हमारे पास साइटोसोल में हो रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास हमारी बॉडी को क्यों ज़रूरत होती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस की, ठीक है। वाई आवर बॉडी नीड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है।
हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है ऑलमोस्ट 160 ग्राम पर डे, ठीक है। उसमें से 75% हमारा ब्रेन यूज़ कर लेता है, जो होता है ऑलमोस्ट 120 ग्राम, ठीक है। अगर ग्लूकोज हमारी बॉडी में ख़त्म हो जाता है या हम डाइट में ले रहे जिससे ग्लूकोज की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, तब क्या होगा, तब ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं होता ड्यूरिंग स्टार्वेशन, हम मतलब सरवाइव नहीं कर पाते अगर हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं होता। अगर हम कोई फूड इंजेस्ट नहीं कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस हो और ड्यूरिंग स्टार्वेशन पायरोवेट या नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से ग्लूकोज बने और वो ग्लूकोज हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। ड्यूरिंग स्टार्वेशन जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो मेंटेन करता है हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को, ठीक है। कुछ भी खाए बगैर हम 3 to 4 डेज सर्वाइव कर सकते हैं। जो हमारी बॉडी में स्टोर ग्लाइकोजन होती है वो 12 to 18 आवर्स में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगर स्टार्वेशन का प्रोसेस ज़्यादा लंबा है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है और उससे फर्दर बनती है हमारे पास नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से ग्लूकोज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स कौन से हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। ये हमने कितनी तरह के पढ़े हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर या कंपाउंड्स। एक है पायरोवेट, लैक्टेट, ग्लिसरॉल एंड अमाइनो एसिड। इनसे हम फर्दर क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि ये नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर हमारे पास आते कहाँ से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पायरोवेट। पायरोवेट का तो आपको पता है वो कहाँ से आता है। जब हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है तो ग्लूकोज से बनता है पायरोवेट, ठीक है। अगर हमारे पास ग्लूकोज की क्वांटिटी कम हो जाए तो फिर हम यही पायरोवेट यूज़ करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। नेक्स्ट हमारे पास है लैक्टेट। लैक्टेट हमारे पास कहाँ से आता है, लैक्टेट आता है मतलब एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है लैक्टेट में इन द मसल्स एंड इन द लिवर। दिस लैक्टेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ठीक है। आप ये कह दें कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही होती है इसमें अगर हमारे पास मसल्स में ग्लूकोज है तो वो कन्वर्ट हो रहा है पायरोवेट एंड देन इनटू लैक्टेट, ठीक है। फिर ये लैक्टेट जाएगा हमारे पास लीवर में, ये कन्वर्ट होगा पायरोवेट देन ग्लूकोज। इस तरह ये एक साइकिल चलता है और इसमें हमारे पास लैक्टेट कैसे बन रहा है, कहाँ से आ रहा है। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पायरोवेट रिड्यूस हो जाता है लैक्टिक एसिड जो कि मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक है। पायरोवेट जब लैक्टेट या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो वो लैक्टिक एसिड मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। अब इसकी एक्यूमुलेशन को बचाने के लिए हमारे पास एक साइकिल है जिसे हम कहते हैं कोरी साइकिल, और जो ये मैंने आपको अभी साइकिल बताया इसे ही हम कहेंगे कोरी साइकिल। इसमें जो लैक्टिक एसिड बन रहा है मसल्स में वो डिफ्यूज़ हो जाएगा ब्लड में, ठीक है।
और ब्लड यहाँ से जाएगा हमारे पास लिवर में, और ये लैक्टेट भी चला जाएगा लिवर में, वहाँ से ऑक्सीडाइज हो जाएगा पायरोवेट में, ठीक है। पायरोवेट के बाद जब ग्लूकोज बनता है तो किस प्रोसेस के थ्रू बनता है, वो बनता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो ये पायरोवेट एंटर हो जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में और दोबारा से हमारे पास ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। जब ये ग्लूकोज बनेगा तो ये रीजनरेटेड ग्लूकोज जो होगा ये ब्लड में आएगा और फिर मसल्स में और फिर मसल से नेक्स्ट पायरोवेट और पायरोवेट से लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से और लैक्टिक एसिड लैक्टेट ब्लड में आ जाएगा, ब्लड से फिर लिवर में। इस तरह पूरा साइकिल चलता रहेगा और इस साइकिल को हम कहते हैं कोरी साइकिल। तो हमारे पास जो दूसरा नॉन प्रिकर्सर कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारे पास इस प्रोसेस के थ्रू आते हैं। थर्ड हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है, ये कंपोनेंट होते हैं फैट्स के, ठीक है। हमारे पास ग्लिसरॉल होता है एडिपोज टिश्यू में इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो हमारे पास आ जाता है ग्लिसरॉल, ठीक है। ये ग्लिसरॉल क्योंकि हमारे पास एडिपोज टिश्यू में वो एंजाइम नहीं होते जिन्होंने ग्लिसरॉल को फर्दर आगे कन्वर्ट करना होता है ग्लूकोज में, इसलिए ये ग्लिसरॉल हमारे पास आ जाता है लीवर में, ठीक है। लीवर में जब ग्लिसरॉल आएगा तो यहाँ पे एंजाइम ग्लिसरॉल काइनेज इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में, ठीक है। और ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट को फर्दर एक एंजाइम है ग्लिसरॉल फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, वो इसको कन्वर्ट कर देगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेटेज में, ठीक है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो एक इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलिसिस का, ठीक है। अब ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में जब ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, ठीक है। इस तरह हमारे पास ग्लिसरॉल कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। ग्लिसरॉल हमारे पास एडिपोज टिश्यू में हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जब उनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो हमारे पास ग्लिसरॉल बनता है। अब ग्लिसरॉल ने फर्दर आगे ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है तो हमारे पास ऐसे एंजाइम नहीं है जो इसको कन्वर्ट कर दें ग्लूकोज में, इसलिए ये ग्लिसरॉल जाता है लिवर में। लिवर से आगे कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, देन ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। नेक्स्ट है हमारे पास अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स हम कहाँ से लेते हैं? अमाइनो एसिड्स हम लेते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन की जब हाइड्रोलिसिस होती है, जो हम फूड इंटेक करते हैं उसमें प्रोटीन होती है, जब प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है तो वहाँ से हम फर्दर लेते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं पायरोवेट में भी और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में भी, फिर इन दोनों में होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस जिससे ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। ये एक लंबा प्रोसीजर है, आगे हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड की सिंथेसिस वगैरह, जो भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हम जब पढ़ेंगे उसमें लिपिड मेटाबॉलिज्म भी है हमारे पास। अमाइनो एसिड की भी डिटेल हम पढ़ेंगे, तब मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि अमाइनो एसिड से कैसे फर्दर आगे पायरोवेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वगैरह बनते हैं। अभी फ़िलहाल इतना इनफ है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस, हम डिटेल में देखेंगे। अब ये रिवर्स प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस के।
लेकिन एज इट इज़ वही स्टेप नहीं फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 3 स्टेप्स जो होते हैं एक्सर्गोनिक, जिनमें एनर्जी रिलीज़ होती है। वो स्टेप्स हैं मेनली 1, 3 एंड 10। ये इन स्टेप्स में आप देख सकते हैं, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इसमें हमारे पास एनर्जी इतनी रिलीज़ हो रही है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें इतनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास फॉस्फेनॉल पायरोवेट, जब पायरोवेट में कन्वर्ट होता है तो इसमें इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ओवरऑल हमारे पास 72.4 किलो जूल मोल एनर्जी रिलीज़ होती है जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। ये यहाँ पर स्टेप नंबर 1 है, ये 3 है और ये 10 है, जिसका मैंने आपको बताया कि वो एक्सर्गोनिक रिएक्शंस है। जो नेक्स्ट हमारे पास, अगर हम इन्हीं 3 स्टेप्स को देखें ग्लूकोनियोजेंसिस में, तो वो इसके ग्लूकोनियोजेंसिस जो है वो ग्लाइकोलिसिस का एक रिवर्स प्रोसेस है। इसमें यही तीनों स्टेप्स, जिसमें ये एक्सर्गोनिक है, इनमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो इनमें हमें एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। जो हमारे पास स्टेप नंबर 10 है, जो कि ग्लाइकोलिसिस में 10 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप होगा जिसमें पायरोवेट कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोइनॉल पायरोवेट में। अब ये पायरोवेट फॉस्फोइनॉल पायरोवेट में तो कन्वर्ट होता है, लेकिन इसके लिए हमें 2 स्टेप्स फर्दर हमारे पास होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में। जो ग्लाइकोलिसिस होती है उसमें हमारे पास जो फॉस्फोइनॉल पायरोवेट वो पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट, लेकिन जो ग्लूकोनियोजेनेसिस में पहले फॉस्फोइनॉल पायरोवेट हमारे पास कन्वर्ट होता है, पायरोवेट कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में, देन फॉस्फोइनॉल पायरोवेट, ठीक है। इसमें 2 स्टेप्स आते हैं। जो स्टेप 3 है उसमें फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रही है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और स्टेप 1 में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रही है ग्लूकोज में, ठीक है। ये 3 स्टेप्स हैं जो रिवर्स चलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस में, जो कि ग्लाइकोलिसिस में स्टेप सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ पे आता है हमारे पास स्टेप नंबर 10 में, ठीक है। इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में कौन से यूज़ हो रहे हैं, जैसे ये स्टेप नंबर 1 है, ये 3 है और ये हमारे पास 10 है स्टेप नंबर 1 में हमारे पास हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज़ हो रहा है जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। जो काइनेज एंजाइम होते हैं उन्होंने ऐड करना होता है कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप, जैसे फॉस्फेट इसमें ऐड हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस में जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम यूज़ होता है। फॉस्फेटेज एंजाइम का क्या काम होता है, उसने किसी फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 3rd स्टेप, उसमें फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम यूज़ हो रहा है, और इसी प्रोसेस में अगर हम देखें फ्रुक्टोज 1,6 जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो इसमें भी फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेटेज एंजाइम, मतलब जैसे हमने इधर काइनेज एंजाइम पढ़ा, यहाँ भी काइनेज एंजाइम का क्या काम होता है, एडिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और फॉस्फेटेज एंजाइम का क्या काम है, उसने रिमूव करना है किसी फंक्शनल ग्रुप को। अगर हम स्टेप नंबर 10 में देखें, स्टेप नंबर 10 जो मैंने आपको कहा था कि डिफरेंट है ग्लाइकोलिसिस का और ग्लूकोनियोजेनेसिस का, इसमें फॉस्फोइनॉल पायरोवेट कन्वर्ट हो रहा है पायरोवेट में, इसमें पायरोवेट काइनेज एंजाइम है। लेकिन जब हम यही प्रोसेस देखें ग्लूकोनियोजेनेसिस में तो पायरोवेट डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता फॉस्फोइनॉल पायरोवेट में, पहले वो कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में, देन वो कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनॉल पायरोवेट में। अब इस प्रोसेस के लिए हमारे पास 2 एंजाइम होंगे, पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है, और फॉस्फोइनॉल पायरोवेट कार्बोक्सी काइनेज एंजाइम। इन स्टेप्स को अब हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, जिसमें पायरोवेट कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोइनॉल पायरोवेट में। फॉस्फोइनॉल पायरोवेट में पायरोवेट डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता, पहले वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, देन ऑक्सैलो एसीटेट फॉस्फोइनॉल पायरोवेट में कन्वर्ट होता है। अब ये कैसे हो रहा है, इसमें हम देखते हैं जो पायरोवेट है उसमें जब वो कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में तो हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है पायरोवेट
कार्बोक्सिलेज। ठीक है, अब इस एंजाइम के नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हो रही है, एडिशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इनटू पायरोवेट। ठीक है, ये हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ऐड हो जाएगी हमारे पास पायरोवेट में, तो क्या होगा, ये कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस, पायरोवेट कन्वर्ट हो जाएगी ऑक्सैलो एसीटेट में। ठीक है, और एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी और फॉस्फेट में, और हाइड्रोलिसिस होगी, इसमें हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस भी होगा। और हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम बच जाएंगे, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी और फॉस्फेट में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऐड हो जाएगी पायरोवेट में, जिसे हम कहेंगे कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस है। जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो ऐड हो गया पायरोवेट में और इसने बना दिया ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, अब जो पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो कुछ आइडेंटिकल सब यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, उसमें एक डोमेन होती है जो कोविलेंटली अटैच होती है बायोटिन प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ। बायोटिन क्या, हमारे पास एक कोएंजाइम है। जो ये बायोटिन बाइंडिंग डोमेन होती है वो यूज़ होती है बाइंड करने के लिए बाइंड होती है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ। कार्बोक्सिलेज एंजाइम के पास 2 डोमेन होती हैं। एक डोमेन जो होती है वो कोविलेंटली अटैच होती है बायोटिन प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ। बायोटिन हमारे पास एक कोएंजाइम है जो कि यूज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ, ये बाइंड होती है और इसको लेके जाती है एंजाइम की एक्टिव साइट पर। जो सेकंड डोमेन है हमारे पास वो बाइंड होती है एटीपी के साथ और एक्टिवेट करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट हमें देखना है जो कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस स्टेप नंबर 1 में हुआ है वो कैसे हुआ है। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है एज ए बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है इन द साइटोप्लाज्म। और जो ये एटीपी है वो यूज़ हो रही है इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्टिवेट करने के लिए। किस तरह से, ये फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर देगी और बना देगी कार्बोक्सी फॉस्फेट। हमारे पास बाकी रह जाएगा एटीपी। जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास वो बाइकार्बोनेट के तौर पे, मतलब एज ए बाइकार्बोनेट वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है और उसको यहाँ पे हमारे पास एटीपी जो है वो इसको एक्टिवेट करती है इस कार्बन डाइऑक्साइड को। वो कैसे एक्टिवेट करेगी, जब एक फॉस्फेट ग्रुप बाइकार्बोनेट के साथ अटैच हो जाएगा और इसे बना देगा कार्बोक्सी फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, सेकेंड हमारे पास इधर स्टेप है जो हमारे पास फॉस्फोरिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड है वो अटैच हो जाएगी हमारे पास बायोटिन एंजाइम के साथ। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स बना देगी एंजाइम बायोटिन कार्बन डाइऑक्साइड और ये हमारे पास आ जाएगा एक फॉस्फेट ग्रुप। जो फॉस्फोरिलेटेड मतलब जिस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है वो एंजाइम बायोटिन के साथ मिलके क्या बना देगी, कार्बोक्सी बायोटिन एंजाइम इंटरमीडिएट बना देगी। जो बॉन्ड है कार्बन डाइऑक्साइड और बायोटिन एंजाइम के दरमियान वो इतना स्टेबल नहीं होता, वो अनस्टेबल फॉर्म में होता है और इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो हमारे पास -20 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेप है जो एंजाइम बायोटिन कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्प्लेक्स हमारे पास बना था। उसमें अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो जो कार्बोक्सिलेटेड बायोटिन बाइंडिंग डोमेन है वो अटैच हो जाएगी
पायरोवेट के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर पायरोवेट की तरफ और ये कन्वर्ट हो जाएगा फर्दर आगे ऑक्सैलो एसीटेट में। जैसे मैंने आपको यहाँ भी बताया था कार्बन डाइऑक्साइड पायरोवेट से अटैच होता है, इसको कन्वर्ट कर देता है ऑक्सैलो एसीटेट में। लेकिन इस प्रोसेस को हमने थोड़ा डिटेल में देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, वो पहले किस फॉर्म में थी, फिर उसमें बायोटिन एंजाइम का काम क्या था और बायोटिन एंजाइम से सेपरेट होकर पायरोवेट से अटैच हुई और फिर वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, जो कोएंजाइम यहाँ यूज़ हो रहा है वो है एसिटाइल कोएंजाइम, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करता है बायोटिन एंजाइम के साथ। ठीक है, अब इसमें जो कन्वर्जन हो रही पायरोवेट की ऑक्सैलो एसीटेट में, उसमें एंजाइम यूज़ होता है पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो, और ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, उसमें ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। ठीक है, अब इसमें क्या है, ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। यहाँ पे हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सी काइनेज। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस और एक डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस। जो फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस है वो है एंडरगोनिक और डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस है एक्सर्गोनिक। ठीक है, अब फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है, जीटीपी के साथ जो एक फॉस्फेट है वो आके अटैच हो जाएगा यहाँ पे इस कार्बन के साथ, ये आप लोग देख रहे हैं इस कार्बन के साथ अटैच हो गया, और जो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है ये रिमूव हो गया, ये रिमूव होकर इसने क्या बना दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब ये एज ए कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया और जो हमारे पास जीटीपी था वो कन्वर्ट हो गया जीडीपी में। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने अभी देखा है सिर्फ फर्स्ट स्टेप जिसमें पायरोवेट कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ था, पायरोवेट कन्वर्ट हुआ हमारे पास पहले ऑक्सैलो एसीटेट में, देन ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हुआ फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। अब अगर हम ओवरऑल देखें इस स्टेप में क्या हुआ है, पहले पायरोवेट कन्वर्ट हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड में और फिर पायरोवेट कन्वर्ट हुआ है ऑक्सैलो एसीटेट में, ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो गया फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। अगर हम इस प्रोसेस को इकट्ठा करके लिखें, इस इक्वेशन को इकट्ठा करके लिखें कंपाइल करके, तो इसमें हमारे पास पायरोवेट कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोइनोल पायरोवेट में, इसमें एटीपी कन्वर्ट हो रही है एडीपी में, जीटीपी कन्वर्ट हो रहा है जीडीपी में, और हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयन हमारे पास रिमूव हुए हैं। क्लियर। अब ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में फर्दर आगे 2 स्टेप्स थे, जिनमें से जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप था पायरोवेट कन्वर्ट हो रहा था ऑक्सैलो एसीटेट में, उसमें फर्दर 3 स्टेप्स थे कार्बोक्सिलेशन के, और उसमें से ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या है कि हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। ये हमारे पास स्टेप नंबर 10 था जो कि है ग्लाइकोलिसिस में स्टेप नंबर 10, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमारे पास ये स्टेप 1 है। अब हमारे पास आ जाता है इसके बाद सेकंड स्टेप है हमारा ये हमने फर्स्ट स्टेप किया जिसमें कन्वर्ट हो रहा था पायरोवेट ऑक्सैलो एसीटेट में और देन फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। ये हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लाइकोलिसिस का 10 स्टेप है, और जो हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस का उसका हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप है। आप इसे चलें 10 ही कंसीडर कर लें। पहले हमारे पास स्टेप नंबर 10 हुआ, स्टेप नंबर 10 को हमने फर्दर आगे 2 स्टेप्स में देखा। उन 2 स्टेप्स में भी जब पायरोवेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हुआ था उसमें कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस था, वो भी मैंने आपको डिटेल से बताया। फिर ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हुआ फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। ठीक है, यहाँ पे चेंजिंग आई हमारे पास ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में। उसके बाद जो बाकी फर्दर स्टेप्स हैं ये एज इट इज़ चलते जाएंगे। जब हम आएंगे स्टेप नंबर 3 में, फिर क्या चेंजिंग आएगी, उसमें हमारे पास था फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा था फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स चल रहे हैं। तो हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, इसमें एंजाइम कौन सा है, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेटेज एंजाइम। जब हमने ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में देखा था उसमें फ्रुक्टोज 1,6 में कन्वर्ट हुआ था, और इसमें एंजाइम कौन सा यूज़ हुआ था, तब हमारे पास फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम मैंने आपको पहले भी बताया किसी भी फंक्शनल ग्रुप को ऐड करता है। तो जो हमारे पास फॉस्फेटेज एंजाइम है
वो क्या करता है, वो रिमूव करता है। इसमें फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट है हमारे पास। यहाँ पे रिमूव क्या हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप, और फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से रिमूव हो रहा है, कार्बन नंबर 1 से, ठीक है। इसमें फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेटेज एंजाइम यूज़ होगा जो रिमूव कर देगा फॉस्फेटेज एंजाइम, यहाँ से कार्बन नंबर 1 से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर देगा, हमारे पास बन जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि ये एक रेगुलेटरी एंजाइम है, ठीक है, रेगुलेटरी एंजाइम है, या आप इसे कह सकते हैं कि इसमें रेगुलेशन में यूज़ होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के, और इसमें हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस भी होता है इस स्टेप में। नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टेप, यही इस स्टेप के बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो एज इट इज़ वैसे ही होगा जैसे ग्लाइकोलिसिस में होता है। फिर चेंजिंग आती है स्टेप नंबर 1 में। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। अब इसमें भी आप यहाँ देख सकते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे भी हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो रहा है। फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करने के लिए हमें कौन सी एंजाइम की ज़रूरत है, फॉस्फेटेज एंजाइम, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर देगा, हमारे पास आ जाएगा ग्लूकोज। इसने किसने कन्वर्ट किया इसको, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया ग्लूकोज में, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्ट में कि हमारे पास कुछ स्टेप्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे होते हैं, कुछ साइटोसोल में। जो स्टेप नंबर 1 है ये वाला, और जो हमने पहले पढ़ा था स्टेप नंबर 10 वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, बाकी सभी स्टेप हमारे पास साइटोसोल में हो रहे हैं। नेक्स्ट हमने देखना है कौन कौन से एंजाइम हैं जो इस प्रोसेस को रेगुलेट करेंगे। ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज और पायरोवेट काइनेज जो मेन एंजाइम है जो इस प्रोसेस को रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस में है उसमें हमारे पास एक है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, और एक है हमारे पास पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, और एटीपी और हार्मोनल रेगुलेशन भी है, वो भी रेगुलेट करती है इस प्रोसेस को, ठीक है। जो हमारे पास सबसे पहला एंजाइम है वो है पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। जो पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ये एक एलोस्टेरिक एंजाइम है, ठीक है। एलोस्टेरिक का मैंने आपको पहले भी बताया था, आई थिंक आपको याद होगा। इसमें जो एसिटाइल को एंजाइम है वो एक्टिवेटर के तौर पे काम करता है इस एंजाइम के लिए, ठीक है। ये पायरोवेट कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करता है, एसिटाइल को एंजाइम ये एक्टिवेट करता है पायरोवेट कार्बोक्सिलेज को। उसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो जल्दी बन जाता है। अगर हमारे पास एसिटाइल को एंजाइम का लेवल हाई होगा तो हमारे पास ये प्रोसेस भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, इसमें हमारे पास सिट्रेट इसका एक एक्टिवेटर है, ठीक है। और फ्रुक्टोज 2,6 बाईफॉस्फेट या जो AMP है बाईफॉस्फेट, ये हमारे पास इसके हैं इनहिबिटर, और हमारे पास इसका एक्टिवेटर है सिट्रेट, ठीक है। अगर इन्हीं तीनों फैक्टर्स को अगर हम ग्लाइकोलिसिस में देखें तो जो इनका यहाँ मतलब है इफ़ेक्ट उसके ऑपोजिट यहाँ पे होगा। अगर सिट्रेट यहाँ एक्टिवेटर है तो यहाँ पे क्या होगा, इनहिबिटर। अगर ये यहाँ पे इनहिबिटर है तो ये यहाँ पे इधर क्या होंगे, एक्टिवेटर होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ATP जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस को इन्हांस करती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। हमारे पास दो हार्मोन ग्लूकागॉन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो इंक्रीज़ करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को, ठीक है। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो इंड्यूस करता है सिंथेसिस ऑफ माइनोट्रांसफरेज को जो हेपेटिक सेल्स में है। उसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए एक सबस्ट्रेट उसको मिल जाता है जिससे वो उसको फर्दर कन्वर्ट कर देता है माइनो एसिड्स को ग्लूकोज में, ठीक है। और अगर ग्लूकागोन ज़्यादा हमारे पास हो, उसकी उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो तो वो किस चीज़ को इंड्यूस करती है,
वो ग्लूकोनियोजेनिक एंजाइम जो होते हैं, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस में एंजाइम यूज़ होते हैं, रेगुलेटरी एंजाइम जो आपने अभी पहले मैंने आपको बताए भी हैं, इसमें एक फॉस्फेनोल पायरोवेट कार्बोक्सीकाइनेज है, फ्रुक्टोज 1,6-5-फॉस्फेटेज है एंड ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज है। ठीक है, जब ग्लूकागोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा होंगे तो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है वो भी ज़्यादा होगा। एट द सेम टाइम जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम होते हैं, जिसमें हमारे पास हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम है, और ये वाले जो एंजाइम जो पायरोवेट काइनेज एंजाइम है जो ग्लाइकोलिसिस को इन्हांस करते हैं या इंक्रीज़ करते हैं, वो उस टाइम पे डिप्रेस होंगे। ठीक है, क्योंकि वो एंजाइम ज़्यादा बन रहे हैं जिन्होंने ग्लूकोनियोजेनेसिस को कंट्रोल करना है, उसको रेगुलेट करना है, तो उस टाइम पे ग्लाइकोलिसिस के जो एंजाइम होंगे वो डिप्रेस हो जाएंगे।